हेलो दोस्तों, मैं बंटी सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्थान कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज जो सीरीज है वो जीएस की सीरीज है। मतलब जो प्रीवियस जो अभी 17 और 18 फरवरी को एग्जाम हुए थे उसके कुछ क्वेश्चन मैंने रखे हैं क्योंकि बोर्ड इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि इनको समझाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है। 11 हैं, लेकिन 11 से मुझे उम्मीद है कि कम से कम 100 क्वेश्चन आप बना सकते हो। 100 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से देखते रहिए। और आज जीएस का ये जो रिवीजन होगा ये बहुत ज़बरदस्त रिवीजन होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिए। आपके शायद बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, बहुत सारी, एक वीडियो में बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। भारत के संविधान, दोस्तों मार कर ले लेता हूं एक मिनट। भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 और 89 के तहत निम्न में से कौन सा राज्यसभा का पदेन सभापति होगा? राज्यसभा का पदेन सभापति। दोस्तों, अगर मैं एक बार में जवाब दूं तो राज्यसभा का पदेन सभापति जो होता है उपराष्ट्रपति होता है। ठीक, अब आपसे यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति है वो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि किसको रिजर्व राष्ट्रपति कहा जाता है? रिजर्व्ड राष्ट्रपति, रिजर्व्ड प्रेसिडेंट या आरक्षित राष्ट्रपति? आरक्षित राष्ट्रपति तो वही उपराष्ट्रपति को कहा जाता है। आरक्षित राष्ट्रपति इसलिए कहा जाता है कि अगर अकस्मात राष्ट्रपति का पद खाली होता है, राष्ट्रपति का पद अचानक खाली होता है, तो उस पद को उपराष्ट्रपति संभाल लेते हैं। इसलिए उपराष्ट्रपति को आरक्षित राष्ट्रपति या रिजर्व्ड प्रेसिडेंट कहा जाता है। ठीक, आपको पता है अनुच्छेद दिखा रहे हैं, अनुच्छेद 64 से 64 और इसके तहत बताया है कि इसमें होता है। ठीक, अगर बात करी जाए तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु की आवश्यकता है? तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए आपको मालूम है कितनी, बताइए? 35 वर्ष। 35 वर्ष, न्यूनतम आयु 35 वर्ष। ठीक, अधिकतम कोई सीमा नहीं है हमारे यहाँ। ठीक, उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु चाहिए। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है मेरे साथियों? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो मेरे साथियों, अगर मैं बात करूं राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष चुनाव उस चुनाव को कहते हैं जिसमें जनता भाग नहीं लेती। जिसमें जनता भाग नहीं लेती उसे अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं, और जिसमें जनता भाग लेती है उसे प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। तो दोनों का चुनाव कैसा है? अप्रत्यक्ष है। दोनों का चुनाव कैसा है? अप्रत्यक्ष है। कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष है। इनका कार्यकाल भी 5 वर्ष है। ठीक, कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष है। अब बात ये आती है इनके चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? जब जनता भाग नहीं लेती तो भाग लेता कौन है? तो भाई जनता भाग नहीं लेती है, कौन लेता है? देखिए, लोकसभा के सभापति लेते, लोकसभा के सदस्य लेते हैं, राज्यसभा के सदस्य लेते हैं, और जितनी हमारी विधानसभाएं हैं उनके केवल और केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। सभी नहीं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, केवल और केवल लोकसभा के, राज्यसभा के और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक, उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों के सदस्य ही, दोनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं, निर्वाचित भी और मनोनीत भी।
ठीक, चलिए अगर पद देने की, त्याग पत्र देने की बात करूं तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है। ठीक, चलिए प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री की क्या चुनाव होता है? कौन करता है चुनाव? मेरे साथियों, चुनाव नहीं होता प्रधानमंत्री का, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। और नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री जो व्यक्ति होता है वो तो एक चुनाव में जीत का आता है, लोकसभा सांसद होता है या राज्यसभा सांसद होता है, वो एक चुनाव में जीत के आता है, वो सांसद बन के आता है, ना कि प्रधानमंत्री बन के आता है। तो प्रधानमंत्री कौन होता है? प्रधानमंत्री कौन होता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, चुनाव नहीं होता। प्रधानमंत्री होता कौन है? तो मेरे साथियों, बहुमत दल का नेता होता है। बहुमत दल का नेता होता है, मतलब बहुमत दल का नेता जिस पार्टी की सीटें बहुमत में आ जाती है, जो पार्टी बहुमत में आ जाती है, उसके नेता को ही क्या कहा जाता है? प्रधानमंत्री कहा जाता है। तो प्रधानमंत्री कौन होता है? बहुमत दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री बनने के लिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? तो देखिए अधिकतर क्या लगा लेते हैं, बोले मोदी जी भी इतनी उम्र के हैं, मनमोहन सिंह इतनी उम्र के थे, इंदिरा गांधी इतनी उम्र की थी, तो कम से कम 50-55 इस प्रकार से बच्चा सोच लेता, लगा लेता। जबकि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। कितनी? 25 वर्ष। ठीक, चलिए अब आपसे क्वेश्चन करता हूं, कमेंट कीजिएगा कि मोदी जी कहां के सांसद हैं? मोदी जी कहां के सांसद हैं? ठीक, चलिए लोकसभा अध्यक्ष की बात करूं, लोकसभा अध्यक्ष की बात करूं तो लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों, इसका चुनाव नहीं होता है, इसकी भी नियुक्ति होती है। अपने में से चुन लिया जाता है। जो लोकसभा सदस्य होते हैं उनमें से ही एक को चुन लिया जाता है, एक को लोकसभा अध्यक्ष चुन लिया जाता है और एक को लोकसभा उपाध्यक्ष चुन लिया जाता है। ठीक इसकी खास बात यह है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद की शपथ नहीं लेते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद की शपथ नहीं लेते हैं। अगली बात करी जाए, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मेरे साथियों 12 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। चलिए अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? आपको याद है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट कीजिए, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ठीक, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। मेरे साथियों, आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद होता है? तो मेरे साथियों, सिरके में जो अम्ल होता है वो आपका एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल। अच्छा, विटामिन सी को क्या कहते हैं? विटामिन सी को दम है तो कमेंट करिए। चलिए, एसिटिक अम्ल को सिरके में जो मौजूद होता है वो एसिटिक अम्ल होता है। सिट्रिक अम्ल किस में होता है? सिट्रिक अम्ल सिट्रिक संतरा, संतरा और संतरे जैसी चीज, नींबू, इसमें सिट्रिक अम्ल होता है। इमली में कौन सा अम्ल होता है? इमली टार्ट्रिक अम्ल होता है। इमली में कौन सा अम्ल होता है? टार्ट्रिक अम्ल होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, चींटी, बिच्छू, ततैया, बर्र, इनके डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो इनके डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है।
ठीक। लैक्टिक अम्ल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लैक्टिक अम्ल किस में होता है? दूध में लैक्टिक अम्ल होता है। दूध में क्या होता है? लैक्टिक अम्ल होता है, और इसी के कारण दूध का दही बनता है। लैक्टिक अम्ल के कारण दूध खट्टा होता है, मतलब दूध से दही का बनता है। दूध से दही बनता है लैक्टिक अम्ल के कारण। क्वेश्चन पूछा जाता है किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण थकान महसूस होती है? तो मेरे साथियों, थकान जो महसूस होती है वो लैक्टिक अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण ही हमें थकान महसूस होती है। अगर इसकी प्रक्रिया बताऊं तो मेरे साथियों, जब हमें ऑक्सीजन की कमी चल रही होती है, तब जब हम सांस लेते हैं तो इसे अनॉक्सी श्वसन कहते हैं, और इसमें जो ग्लूकोज होता है सीधे लैक्टिक अम्ल के रूप में हमारी मांसपेशियों में जमा हो जाता है, जिससे कि हमें थकान महसूस होती है। ठीक, लैक्टिक अम्ल। अच्छा, सेब में कौन सा अम्ल होता है? सेब में मैलिक अम्ल होता है। सेब में कौन सा अम्ल होता है? मैलिक अम्ल होता है। ठीक है, कमेंट करिए। एक क्वेश्चन आपके लिए भेज रहा हूं, छोड़ रहा हूं। ऑक्सैलिक अम्ल किसमें होता है? ऑक्सैलिक अम्ल जरूर कमेंट करिए, दम है तो कमेंट करिए ना। अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अभी नहीं किया होगा लाइक कीजिए ना। चलिए, हम्पी नृत्य उत्सव किस राज्य का है? हम्पी नृत्य उत्सव किस राज्य का है? तो मेरे साथियों, किस राज्य का है? कर्नाटक का। हम्पी आप जानते हैं किसका है? कर्नाटक का है। अच्छा, हम्पी किसकी राजधानी थी? हम्पी किसकी राजधानी थी? बीजापुर साम्राज्य? हाँ, बीजापुर साम्राज्य। अच्छा, कर्नाटक में एक उत्सव और मनाया जाता है, भैंसा दौड़ होती है, उसे क्या कहते हैं? बताइए। कंबाला? तो वही, ये बताइए मुझे कि तमिलनाडु में जो सांड के सिर से पोटली खोलनी होती है उसको क्या कहते हैं? जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू। केरल में, अगर तमिलनाडु में और बात करूं तो पोंगल का त्योहार मनाया जाता है। केरल में बात करूं तो ओणम का त्योहार मनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, अट्टुकल पोंगल किस राज्य में मनाया जाता है? पोंगल तो तमिलनाडु में मनाया जाता है, अट्टुकल पोंगल किस राज्य में मनाया जाता है बताइए? तो अट्टुकल पोंगल केरल में मनाया जाता है। ठीक, चलिए, क्वेश्चन ये आता है कि केरल में जो ओणम का त्योहार मनाया जाता है उसमें नौका प्रतियोगिता होती है। सब जानते हैं नौका प्रतियोगिता होती है। तो जो नौका प्रतियोगिता होती है किस झील में होती है? किस झील में होती है? वेमनाथ झील। कौन सी झील में होती है? वेमनाथ झील। अब वेमनाथ झील में एक मेरे साथियों टापू है जिसका नाम आता है वेलिंगटन द्वीप। कौन सा आता है? वेलिंगटन द्वीप आता है। ठीक है, चलिए, अगर बात करूं कर्नाटक की राजधानी क्या है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। यहाँ बंदरगाह कौन सा है? तो कौन सा बंदरगाह है? बेंगलुरु बंदरगाह है। ठीक है, न्यू मंगलोर बंदरगाह, सॉरी, न्यू मंगलोर बंदरगाह है। कर्नाटक में न्यू मंगलोर बंदरगाह है मेरे साथियों। ठीक है, कर्नाटक में बाबा बुदन की पहाड़ियां हैं। बाबा बुदन की पहाड़ियां, यहां से लोहा निकाला जाता है। बाबा बुदन की पहाड़ियां हैं। आगे ओडिशा की बात करें, ओडिशा की राजधानी क्या है? ओडिशा की राजधानी बताइए आप, मुझे तो पता नहीं भाई। अच्छा, भुवनेश्वर। चलिए, ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। ओडिशा में जगन्नाथपुरी पुरी है, पुरी मंदिर है। ठीक है, जगन्नाथ जी का। और कोणार्क का सूर्य मंदिर है। और बताइए आप, क्या हो सकता है? कलिंग ओडिशा में पड़ता है। कलिंग पर आक्रमण किया था, जो महत्वपूर्ण आक्रमण के नाम से जाना जाता है। किसने किया था? अशोक ने किया था। अशोक ने कलिंग पर 261 बीसी में कलिंग पर आक्रमण किया था, और इस युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध के बाद ही उसका हृदय परिवर्तन हो गया और उसने
भेरी घोष की जगह धम्म घोष को अपना लिया, अगर आपको याद हो तो। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, मुंबई सबसे बड़ा बंदरगाह है। मुंबई भारत का सबसे बड़ा और व्यस्त बंदरगाह है, सबसे बड़ा और व्यस्त बंदरगाह है। सबसे अच्छा जो त्योहार यहाँ का होता है वो आपका गणेश उत्सव होता है, जो आप अच्छी तरीके जानते हैं। किसने करा था? बाल गंगाधर तिलक ने इसको शुरू किया था, गणेश उत्सव को 1893 में गणेश उत्सव को शुरुआत किया था। ठीक, महाराष्ट्र में। गुजरात, तो गुजरात में आप जानते हैं गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। ठीक, गुजरात में कांडला बंदरगाह है, जिसका नाम चेंज करके दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। ठीक है, और उकाई परियोजना गुजरात में आती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आता है, किस वायसराय के समय बंगाल विभाजन हुआ था? तो बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? आपको याद है, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक, और किसने किया था? कर्जन ने। ठीक, कर्जन के समय में हुआ था। वारेन हेस्टिंग्स की बात करी जाए तो कौन आता है? ये बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन आता है? वारेन हेस्टिंग्स आता है। इरविन के समय में देखिए क्या हुआ था। इरविन, अच्छा इसका टाइम पीरियड अगर बात करूं कर्जन की, तो 1899 से 1905 आता है। कितना आता है दोस्तों? 1905 आता है। 1905 इरविन का कब से कब तक आता है? तो 26 से 31 तक आता है। 26 से 31 तक आता है। ठीक है, और 26 से 31 तक कौन कौन सी घटनाएं हुई है तो आप जानते हो। 26 से 31 तक देखिए साइमन कमीशन भारत आया। ठीक है, 26 से 31 साइमन कमीशन आया। लाहौर, मतलब जो लाला लाजपत राय को लाठी मारी गई थी, लाहौर अधिवेशन हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, गांधी इरविन समझौता हुआ था, और इसके समय में सविनय 2 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। चलिए, रीडिंग कब से कब तक आता है? तो रीडिंग भाई 21 से 26 तक आता है। हाँ, 21 से 26 तक आता है। ठीक, चलिए, तो आप इसके समय में क्या क्या घटनाएं हुई थी आप जान सकते हो। आपको याद नहीं है तो आप अपनी कॉपी उठाइए, बुक उठाइए और याद करने की कोशिश करिए क्या क्या घटनाएं हुई थी। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अगर मैं एक एक चीज के बारे में बात करूंगा तो आप देखो वीडियो कितनी लंबी होने वाली है। फिर सब्जियां फल फूल उगाना क्या कहलाता है? तो सब्जियां फल फूल उगाना क्या कहलाता है मेरे साथियों? क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर। तो विटिकल्चर क्या कहलाता है? अंगूरों की खेती को विटिकल्चर कहते हैं। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? विटिकल्चर कहते हैं। पिसिकल्चर किसे कहते हैं? मत्स्य पालन को पिसिकल्चर कहते हैं। मत्स्य पालन को पिसिकल्चर कहते हैं। तो मछली के अध्ययन को क्या कहते हैं? बताइए मेरे साथियों। तो मछली के अध्ययन को इक्थियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्थियोलॉजी। जबकि मछली पालन को पिसिकल्चर कहते हैं। सेरिकल्चर, रेशम कीट पालन को सेरिकल्चर कहते हैं। ठीक है, अच्छा वर्मी कल्चर किसे कहते हैं? केंचुआ पालन को कहते हैं। अच्छा, ऑर्बोरिकल्चर किसे कहते हैं? ऑर्बोरिकल्चर बताइए आप। ऑर्बोरिकल्चर, वृक्ष उत्पादन को ऑर्बोरिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्बोरिकल्चर। ओलेरिकल्चर किसे कहते हैं? बताइए, ओलेरिकल्चर किसे कहते हैं? ठीक है, तो सब्जी उत्पादन को ओलेरिकल्चर कहते हैं। ये सब्जियां फल फूल सब है, इसे कहते हैं बागवानी। लेकिन केवल सब्जियों की बात करी जाए तो ओलेरिकल्चर आता है। क्या आता है? ओलेरिकल्चर। अगला क्वेश्चन आता है, अगर आपको ये याद नहीं है, कल्चर याद नहीं है, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी निकालिए बुक, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन बुक निकालिए और याद करिए अभी। अगर अच्छा करना चाह रहे हैं जीएस, अगर जीएस आपको अच्छा करना है तो अभी तैयार कीजिए, अभी रीडिंग करिए। याद पूरी तरीके से नहीं है तो एक बार रिवीजन करिए, फटाफट तैयार हो जाएगा। अगला, मोगाओ गुफाएं, जिन्हें 1000 बुद्धों की गुफाएं कहते हैं। 1000 बुद्धों की गुफाएं कहते हैं। किस कहा जाता है? किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है मेरे साथियों? चीन में स्थित है। कहाँ स्थित है? चीन में स्थित है। बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा फैला हुआ है चीन में। नेपाल, अगर बात करूं नेपाल की, तो
नेपाल की राजधानी क्या है? तो आप जानते हैं नेपाल की राजधानी काठमांडू। नेपाली रुपया, मुद्रा क्या है? नेपाली रुपया आती है। अच्छा, भूटान की राजधानी क्या है? भूटान की राजधानी क्या आती है? थिम्पू। अगर मैं बात करूं नेपाल, तो नेपाल से भारत की सीमा कितनी लगती है? तो भारत की सीमा कितनी लगती है मेरे साथियों? 1751 लगती है। कितनी लगती है? 1751। एक थोड़ा सा पॉइंट दिखाऊंगा, सारी सीमाओं को हम रिवीजन कर लेते हैं 2 मिनट के लिए। चमक पड़ रही है दोस्तों, हैं? चमक पड़ रही है, क्या करा जाए? चमक पड़ रही है। चलिए मैं वैसे डायरेक्ट बता देता हूं। देखिए, पाकिस्तान से कितनी सीमा लगती है? 33-23 किलोमीटर की लंबी सीमा लगती है। पाकिस्तान के साथ 33-23 किलोमीटर की सीमा लगती है। आप ऐसे याद कर लीजिए, ऐसे। ये भारत का मैप हो गया आपके पास, ठीक। इधर पाकिस्तान है, पाकिस्तान से कितनी सीमा लगती है? 33-23 किलोमीटर की सीमा लगती है। यहाँ अफगानिस्तान आता है, अफगानिस्तान की सीमा 106 किलोमीटर की लगती है। इधर आपका चीन आता है, चीन से 34-88 किलोमीटर की सीमा लगती है। फिर नेपाल आता है, नेपाल से 1751 की सीमा लगती है, 1751 किलोमीटर की सीमा लगती है। अगर मैं बात करूं भूटान से 699 की सीमा लगती है। अगर बात करी जाए म्यांमार से, तो म्यांमार से 1643 किलोमीटर की सीमा लगती है, 1643 किलोमीटर की सीमा लगती है। अगर बात करी जाए बांग्लादेश से कितनी सीमा लगती है, तो बांग्लादेश से 4096 किलोमीटर की लंबी सीमा लगती है। सबसे लंबी सीमा चीन के साथ, बांग्लादेश के साथ लगती है। सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान और दूसरे नंबर पे भूटान आता है, ठीक। ध्यान रखेंगे इसको। 1 मिनट साथ, ठीक। इतनी सीमा, ये सीमा अगर आपको याद नहीं है तो मेरे साथ ये याद कर लीजिए, क्योंकि याद करनी ही है आपको, ठीक। चलिए आगे बात करें तो थाईलैंड। अच्छा, नेपाल की मुद्रा बता दी, नेपाली रुपया, ठीक है। नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है? नेपाल का राष्ट्रीय खेल आता है वॉलीबॉल। नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या आता है? वॉलीबॉल। पहले, इससे पहले था दंडी बियो था पहले, इस समय वॉलीबॉल है। थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश कहते हैं। थाईलैंड की राजधानी दोस्तों कमेंट कीजिएगा, थाईलैंड की राजधानी क्या है? थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश कहते हैं। थाईलैंड रबड़ उत्पादन में अग्रसर आता है थाईलैंड, ठीक। भारत के बारे में आप जानते हैं, ठीक। चीन से हमारी कितनी सीमा लगती है? 34-88 में सीमा लगती है। चीन की राजधानी बीजिंग आती है। चीन की राजधानी क्या आती है? बीजिंग आती है। चीन की मुद्रा क्या आती है? रेनमिनबी या युआन चीन की मुद्रा आती है। चीन की मुद्रा रेनमिनबी या युआन आती है, ठीक। चलिए साथियों, अगर वीडियो पसंद आ रही तो अब तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिए, वायरल कर दो इसको। बहुत जबरदस्त वीडियो है, और देख लेना जीएस की सीरीज बहुत जबरदस्त चलने वाली है। आगे कुंभ मेला का उत्सव किन नदियों के संगम पर लगता है? ठीक है, देखिए कुंभ मेला का जो उत्सव है वो किन नदियों के संगम पर लगता है? आप जानते हैं गंगा यमुना सरस्वती, लेकिन देखिए ऑप्शन क्या है? गंगा यमुना पौराणिक सरस्वती, कावेरी सरयू पौराणिक सरस्वती, नर्मदा ब्रह्मपुत्र ताप्ती नर्मदा। तो भाई पौराणिक, आप जानते हैं गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर लगता है। पौराणिक क्यों कहा गया है? क्योंकि पुराणों में इसका वर्णन है, लेकिन रियल में अगर देखा जाए तो इस समय वर्तमान में जो सरस्वती नदी है वो लुप्त हो चुकी है। लेकिन फिर भी ऐसा बताया जाता है कि आज भी 3 धाराएं देखने को मिलती हैं। धारा 3 ही देखने को मिलती है, 3 धाराएं मिलती दिखाई देती हैं, जबकि सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है। इसलिए उसको पौराणिक नदी कहा गया है, पौराणिक सरस्वती, मतलब जिसका वर्णन पुराणों में है। इसके पीछे एक कहानी है, धार्मिक कहानी है साथियों, कि आज सरस्वती क्यों नहीं है पृथ्वी पर। तो गंगा की बात करी जाए, गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर आती है। उद्गम कहाँ है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से निकलती है। गंगोत्री हिमनद से निकलती है, ठीक है। और जो स्थान है गौमुख से निकलती है। गंगा
सबसे लंबी दूरी जो तय करती है वो उत्तर प्रदेश में तय करती है। इसलिए उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी अगर आती है तो मेरे साथियों गंगा ही आती है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी गंगा आती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए गंगा की सहायक नदी कौन सी है, तो गंगा की सहायक नदी कौन सी आती है? सबसे लंबी सहायक नदी जो आती है वो यमुना आती है। कौन सी आती है? यमुना आती है। ठीक है, गंगा उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर के बहती है? गंगा उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है। ठीक, प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में प्रवेश करती है, बिजनौर जिले के चांदपुर गांव में प्रवेश करती है, जबकि ये बलिया जिले से बाहर निकल जाती है बिहार में, बलिया जिले से बाहर निकल जाती है और बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। ठीक, यमुना की बात बता दी मैंने आपको। यमुना ये भी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से निकलती है, यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, बंदरपुंज की पहाड़ी से निकलती है। बंदरपुंज की पहाड़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, बंदरपुंज की पहाड़ी के पश्चिम से निकलती है। ठीक, और ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक, यमुना गंगा में आप जानते हैं प्रयागराज में जाकर के मिल जाती है और प्रयागराज में ही संगम कुंभ मेला लगता है। ठीक, कुंभ मेला की बात करी जाए तो मेरे साथियों कितनी जगह लगता है? कुंभ मेला 4 स्थानों पर लगता है। कितनी जगह लगता है? 4 जगह लगता है। ठीक, सबसे पहले अगर हम बात करें हरिद्वार, फिर आपका प्रयागराज, फिर नासिक और उज्जैन। ठीक, कितनी जगह लगता है? 4 जगह। कुंभ मेला लगता है हरिद्वार, गंगा नदी के किनारे है। ठीक, प्रयागराज संगम, किसका संगम? गंगा यमुना और पौराणिक सरस्वती का संगम है। ठीक, नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। ठीक, यहाँ लगता है उज्जैन क्षिप्रा नदी। क्वेश्चन पूछा जाता है उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? क्षिप्रा नदी। तो यहाँ क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है कुंभ मेला। उज्जैन को महाकाल की नगरी कहते हैं। ठीक, आइए दोस्तों बात करूं थोड़ी सी कावेरी, दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं। ठीक, सरयू नदी के किनारे अयोध्या स्थित है, आपको मालूम है सरयू के किनारे अयोध्या स्थित है। ठीक, नर्मदा की बात करी जाए, नर्मदा को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं। नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं। ठीक, नर्मदा निकलती कहाँ से है? अमरकंटक की पहाड़ियों से। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से, मध्य प्रदेश से निकलती है और ये 2 पर्वतों के बीच बहती है। ठीक, क्वेश्चन पूछा जाता है किन किन के बीच में बहती है? तो इसके ऊपर मेरे साथियों ऊपर है विंध्याचल, और इस नदी के किनारे नीचे है आपका सतपुड़ा का पर्वत। ठीक, और इसके नीचे बहती है ताप्ती नदी सतपुड़ा के नीचे बहती है। ठीक है, तो दोनों पर्वतों के बीच में कौन सी नदी है? नर्मदा। और 2 नदियों के बीच में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा का पर्वत। दोनों के दोनों मध्य प्रदेश में है। नर्मदा को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं। इस पर सरदार सरोवर बांध स्थित है। ठीक है, और ऐसा बताया जाता है मेरे साथियों, चलिए छोड़िए, धार्मिक में मन जा रहा था, तो मतलब ये है कि यहाँ के जो पत्थर है वो शिवलिंग के आकार के हैं, सभी पत्थर शिवलिंग के आकार के हैं। ठीक है, चलिए ब्रह्मपुत्र की बात करी जाए। ब्रह्मपुत्र, तो देखिए ब्रह्मपुत्र वो नदी है जिसका उद्गम तो भारत के अंदर नहीं होता, लेकिन बहती कहाँ है? भारत में बहती है। कितनी नदियां ऐसी हैं जिनका उद्गम भारत में नहीं है लेकिन बहती भारत में है? तो सबसे पहले एक आती है सिंधु नदी। ठीक, ब्रह्मपुत्र आती है। ठीक, और तीसरी आपकी आती है सतलज नदी। इन तीनों का उद्गम भारत के बाहर होता है और प्रवेश मतलब बहती कहाँ है? भारत में बहती है। सिंधु नदी जम्मू कश्मीर में लगभग 1114 किलोमीटर या 1100 किलोमीटर के लगभग ये बहती है। ठीक, कुल लंबाई अगर इसकी देखी जाए तो 2900 किलोमीटर या 2880 किलोमीटर, 2880 या 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई आती है। ब्रह्मपुत्र भारत में यांगयाब दर्रे से प्रवेश करती है।
यांगयाप दर्रे से प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? दिहांग, दिहांग के नाम से जानते हैं। ठीक, ये असम में जब आती है तो असम में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। और इसी में माजुली द्वीप स्थित है। माजुली द्वीप संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप, संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली आता है। सतलज सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में स्थित है सिपकिला दर्रा, यहाँ से प्रवेश करती है। ठीक है, इस पर ही भाखड़ा नागल बांध स्थित है। पंजाब में भाखड़ा नागल बांध स्थित है। ठीक है, नाथपा झाकरी परियोजना इसी पर स्थित है। बताऊं तो बेटे मेरे साथियों, बताने को तो इतना है, बहुत ज्यादा। मेरे पास स्लाइड होती तो मैं आपको एक एक चीज का पूरा विस्तार करके बता देता। ठीक है, तभी मैं कह रहा था कि ये 11 क्वेश्चन नहीं है, कम से कम 100 क्वेश्चन है, 100 से ज्यादा क्वेश्चन है। ठीक, चलिए, ताप्ती नदी मैंने बता दिया। और खास बात इनकी, नर्मदा और ताप्ती की खास बात यह है कि ये ढाल के विपरीत बहती हैं, भ्रंश में बहती हैं। भ्रंश में बहने वाली नदियां हैं